नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने सर्वनाम पढ़े थे। उनके 6 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब्स करें। आज हम क्रिया का और उसके प्रकार का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जो करने या होने का बोध कराए, वाक्य में ऐसे शब्द क्रिया कहलाती है। अर्थात किसी कार्य का या होने का भाव जब उसमें हो तो क्रिया कहलाते। क्रिया शब्द क्रि धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना। इस प्रकार क्रिया का अर्थ होता है काम करना या काम का होना। परिभाषा: जिस पद से कुछ कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। अगर वाक्य में हमें कर्ता, कर्म और काल की जानकारी भी क्या होती है? क्रियापदों के माध्यम से ही पता चलती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। अर्थात हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। यानी हिंदी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई भाषा है। धातु किसे कहते हैं? हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या है? धातु है। और धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, धातु और ना जोड़ने पर क्रियाएं किस प्रकार बनती है। पढ़ धन ना पढ़ना हो गई क्रिया। पढ़ धातु लगा और ना लगाने से, जोड़ने से क्या हो गया? पढ़ना क्रिया हो गई। लिख धन ना, लिख धातु ना जोड़ा, लिखना क्रिया हो गई। उठ धन ना, उठ धातु जोड़ा, उठ धातु में ना जोड़ा तो उठना क्रिया हो गई। चल धन ना, चल धातु में ना जोड़ा तो चलना क्रिया हो गई। इसी प्रकार क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य रूप से यहाँ पर तीन भेद हैं। कर्म के आधार पर, संरचना या प्रयोग के आधार पर, और तीसरा नंबर है काल के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए हुए हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है। एक सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी 2 भागों में विभाजित है। एक अकर्मक जिसमें एक कर्म की प्रधानता हो, द्विकर्म जिसमें 2 कर्म हो, एक साथ हो, उसमें क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। और संरचना तथा प्रयोग के आधार पर इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। 5 नंबर है कृदंत क्रिया। तो इस संरचना के आधार पर इसके मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और काल के आधार पर देखते हैं 3, क्योंकि काल 3 ही होते हैं। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इसके आधार पर क्रिया के प्रमुख 2 भेद हैं। यानी इसमें यह है कि क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है या कर्म पे पड़ रहा है। जब इस आधार पर भेद किया जाता है वो क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। और इसमें कितनी प्रकार की क्रिया है? कर्म के आधार पर 2 प्रकार की। एक है सकर्मक, दूसरी है अकर्मक। सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अर्थात कर्म के साथ, अतः सकर्म का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा: जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात क्रिया के साथ कर्म होना आवश्यक है, तभी तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। उदाहरण देखते हैं तो इससे अच्छे और समझ में आएगा। बच्चा चित्र बना रहा है, गीता पत्र लिखती है, राम ने रावण को मारा। उपर्युक्त वाक्यों में बनाने, लिखने तथा मारने आदि क्रियाओं का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर नहीं, बल्कि कर्म पर पड़ता है। तो ये क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है, तो उत्तर होगा चित्र, क्योंकि ये कर्म है इसका। तो इस वाक्य में क्या है? बच्चा चित्र बना रहा है, इसमें
चित्र बनाने का जो वो काम कर रहा है वो है कर्म। तो इसमें क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार गीता क्या लिख रही है, तो उत्तर होगा पत्र, यानी वो पत्र लिखने का कर्म कर रही है, तो सकर्मक क्रिया हो गई। राम ने किसको मारा, रावण को, तो ये कर्म हो गया। अर्थात इन वाक्यों में चित्र, पत्र और रावण क्या है, कर्म है। तो जब इन वाक्यों में कर्म उपस्थित है तो वो क्या हुआ, सकर्मक क्रिया। दूसरी है अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी क्या है, दो भेद है। एक अकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म प्रधान हो, और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म उपस्थित हो, तो वो क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, माँ अखबार पढ़ रही है, तो यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है, अतः क्या हुआ, एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया देखते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, कंप्यूटर, और किसको सिखा रहे हैं, छात्रों को। तो यहाँ पर क्या है, छात्र इस कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो कंप्यूटर और छात्रों को, यानी यहाँ पे दो कर्म की प्रधानता हुई, तो इस वाक्य को क्या क्या हुआ, इसमें द्विकर्मक क्रिया हुई। अर्थात इसमें दो कर्म उपस्थित होने के कारण, दो कर्म एक साथ घटित होने के कारण क्या हुआ, द्विकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर एक तो सकर्मक क्रिया है, दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़े, कर्ता पे, तो वो क्या होती है, अकर्मक। यानी जिसमें कर्म है ही नहीं, तो वहाँ सीधा क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। तो देखते हैं कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है, क्योंकि कर्म तो प्रयुक्त ही नहीं होता है, क्योंकि इस शब्द से ही पता चल रहा है अकर्मक, यानी जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। अतः जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पर, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें कर्म तो प्रयुक्त ही नहीं होता है। जिससे आशा गाती है, कौन गाती है, आशा, यानी गाने की क्रिया कौन कर रही है, आशा, तो सीधा क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, आशा पर। आशा अर्थात क्रिया कर्ता पर, तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है, कर्ता पर। तो यहाँ पे क्या है, कर्म नहीं है, कर्म इसमें उपस्थित नहीं है, अर्थात ये हुई अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में क्रिया का फल केवल कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म पर नहीं, क्योंकि कर्म इसमें उपस्थित ही नहीं होता है। अतः जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, प्रयुक्त नहीं होता है, वह क्रिया का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है, तो अकर्मक क्रिया होती। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के उदाहरण मैंने और यहाँ पे दिए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देखना और समझना। कल पढ़ेंगे संरचना के या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।